नमस्कार साथियों। हर साल की तरह इस साल भी इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुआ और अपने आप में वो एक इतना खूबसूरत डॉक्यूमेंट होता है जिसमें साल भर यूज़ करने लायक फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। आइए आज के हमारे पीटीज आईएएस एकेडमी के नॉलेज लेक्चर में 15 मिनट में कुछ बहुत ही मज़ेदार और काम की चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे 2022 में क्या बताई गई उन पर नज़र डालते हैं। इससे पहले कि हम उसे देखें, क्या आपने हमारे चैनल पर करियर चर्चा देखी? हमने करियर चर्चा का इनॉग्रल एडिशन रिलीज किया है जिसमें सीनियर आईपीएस ऑफिसर योगेश चौधरी जी के साथ हमारा पूरा इंटरव्यू है। जरूर देखिएगा, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। अगले संडे हमारी अगली करियर चर्चा आ जाएगी। आई होप आप संडे टू संडे सुबह 8 बजे की हमारी करियर चर्चा जरूर देखेंगे और सीखेंगे। एक बहुत अलग फ्लेवर की है ये जिसमें वाकई में ज्ञान मिलता है। तो आई इनवाइट यू टू वॉच दिस वेरी केयरफुली और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं इकोनॉमिक सर्वे पर। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे 10 चैप्टर्स में बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत कंपाइलेशन है। हालांकि एक ही वॉल्यूम में आया क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर त्यागपत्र दे के जा चुके थे, तो सान्याल जी को ये इकोनॉमिक सर्वे बनाना पड़ा, जो उनका काम नहीं है, प्रिंसिपल एडवाइजर हैं वो। उन्होंने ये बनाया है और इसमें 10 चैप्टर्स में अलग अलग फैक्ट्स फिगर्स का एक अच्छा बेहतरीन कंपाइलेशन है जो किसी स्टूडेंट को साल भर बहुत काम आएगा। तो मैं उसमें से सबसे बेस्ट चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। अलग अलग चैप्टर्स हम उसी ऑर्डर में चलेंगे। सबसे पहले चैप्टर में वो शुरुआत करते हैं ये बताने की कोविड का, विश्व अर्थव्यवस्था का और भारतीय अर्थव्यवस्था का आपसी मिलान कैसा हुआ। अलग अलग कोविड की वेव्स के साथ साथ कैसे कैसे भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडेड मूव करता रहा और उसके सारे नंबर्स के साथ उन्होंने वेव्स के साथ मैच करके बताया है और सरकार की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज का उस पर क्या असर हुआ, ये सब इकोनॉमिक सर्वे ऐसा कवर करके हमें बताता है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताता है कि उसकी ग्रोथ बड़ी सतत और पॉजिटिव हुई, कितना एरिया सोन अंडर फूड ग्रेन आया, व्हीट और राइस का प्रोडक्शन कैसा हुआ, इसका ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या लिंकेज है अभी तक का, आगे क्या क्या बदलाव की अपेक्षा है। ऐसा करके पहला चैप्टर धीरे धीरे शुरू होता है और हमें बताता है। उसके बाद हमें इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है द शेयर ऑफ सेक्टर्स इन नॉमिनल जीवीए। जैसा आप जानते हैं जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो जीवीए आ गया तो जीडीपी भी आ जाएगा। तो जीवीए आपका एक सप्लाई साइड का मेजर होता है नेशनल इनकम का। वर्कर इनकम इसमें सेक्टर वाइज पता चल जाती है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड, इंडस्ट्री और सर्विसेज, इन तीनों का कैसा हमारा पूरा शेयर ऑफ सेक्टर्स है। तो ये आपके लिए यूजफुल क्यों है? आज अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्री कितना दे रही है और सर्विसेज कितना दे रही हैं, तो आप बहुत आसानी से इस चार्ट से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? एग्रीकल्चर दे रहा है प्यारे दोस्तों 18.8%, इंडस्ट्री दे रही है दोस्तों 28.2% और सर्विसेज दे रही है 53%। यही भारत की प्रॉब्लम भी है क्योंकि सर्विसेज आर नॉट लेबर इंटेंसिव। तो हमारे करोड़ों 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 युवाओं को नौकरी अल्टीमेटली इंडस्ट्री में मिलेगी। उसका ओवरऑल जीवीए में शेयर ही बहुत कम है और उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग का शेयर तो 15% पे स्टैग्नेट हो गया है पिछले 8 सालों से। ये अभी तक 25 हो जाना चाहिए था। सरकार ने घोषणा की थी 2014 में, वो नहीं हो पाया, इसीलिए नौकरियों की क्राइसिस है। तो ये है पूरा भारत की इकोनॉमी का परसेंटेज ब्रेकअप। तो ये बहुत यूजफुल है प्यारे दोस्तों। उसके बाद बहुत सारे सर्वे, इंडाइसेस, इकोनॉमिक सर्वे इनकी बात करता है। आप जब इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और उसको पेज बाय पेज पढ़ेंगे अपने कंप्यूटर पे, तो आपको ये समझ में आएगा कि उसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। कुछ डेटा बहुत तकनीकी होता है, नॉर्मल सिविल सर्विसेज के लिए किसी काम का नहीं, लेकिन जो थोड़ा मैक्रो लेवल का है और जो कंसेप्चुअल टेबल्स हैं वो आपको एग्जाम के पहले रिवीजन में बहुत मदद कर सकते हैं, इसलिए उसकी कॉपी अपने पास हमेशा रखें। तो जैसा आईआईपी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स बताता है और आरबीआई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स साइड बाय साइड पोस्ट करके इकोनॉमिक सर्वे ये बताने की कोशिश करता है कि क्या इनमें कोई कोरिलेशन है।
आईआईपी आप जानते ही हैं एक वॉल्यूम बेस्ड इंडेक्स है, वो कोई वैल्यू बेस्ड इंडेक्स नहीं है। और कंज्यूमर्स के बारे में तो कंज्यूमर क्या सोचते हैं, अभी हम इन्वेस्ट करेंगे, अभी हम ड्यूरेबल्स खरीदेंगे। तो ऐसे अलग अलग सर्वेज आरबीआई ये टेलीफोनिकली करता है सर्वे और पता करता है लोगों की फीलिंग क्या है और फिर उसको टैली करते हैं और उस पर से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिव्यू भी हो जाता है। एक बात समझिएगा, ये सारे सर्वेज इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके आधार पर भारत की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी बन जाती है। तो ये इसका महत्व है। महत्व तो हमारे पावर पैक कोर्स का भी बहुत है। भारत का सबसे फ्लेक्सिबल, नॉलेजेबल और अफोर्डेबल प्रोग्राम है। भारत के हर सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट को मैं इनवाइट करता हूं, आइए ज्वाइन कीजिए। आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 7 महीने के पूरे कोर्स को एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी पहली साइकिल चल रही है, दूसरी साइकिल 13 जून से शुरू होगी, लेकिन आप आज से भी ज्वाइन कर सकते हो 7 महीने, क्योंकि सेम चीज़ रिपीट होती है। तो ये ऐसी फैसिलिटी है जो भारत में कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा और इसीलिए सैकड़ों बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप भी आइए, इसका पूरा लाभ लीजिए। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, बड़े प्यारे प्यारे गुलाबी रंगों में इकोनॉमिक सर्वे ने ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की। परहैप्स दे वांटेड टू शो दैट द इकोनॉमी इज इन द पिंक ऑफ हेल्थ, गुड फॉर देम। जीएफसीएफ में बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये आपका इन्वेस्टमेंट है स्थायी एसेट्स में। ये जिन क्वार्टर्स में अच्छा होगा, आने वाले क्वार्टर्स में जीडीपी की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा प्रोडक्टिव कैपिटल में, तो आगे चल के आउटपुट कहाँ से निकल कर आएगा। हम मानते हैं भारत की इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन है, 55% पीएफसी होता है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स की ग्रोथ को तो जीएफसीएफ ही तय करता है। तो यहाँ इकोनॉमिक सर्वे उसका पूरा ट्रेंड लाख करोड़ रुपए और परसेंटेज में बताता है। तो जब आप अंदर उतर के क्वार्टर बाय क्वार्टर देखते हैं तो आप टैली कर सकते हैं चीज़ों को और समझ सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे सरकार की तारीफ करते हुए बताता है कि सरकार ने कोविड के दौरान कौन कौन सी योजनाएं चलाई। एक बहुत बड़ा फायदा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का यह है कि एग्जाम के लिए रिवीजन के सारे टेबल एक ही जगह मिल जाते हैं। तो कोविड के सारे मेजर आपको यहां मिलेंगे। बहुत बढ़िया कंपाइलेशन है। एक्चुअली जमीनी स्तर पे किसका कितना फायदा हुआ, एमएसएमईज का फायदा हुआ नहीं हुआ, वो एक अलग इशू है पॉलिटिकल इकोनॉमी का। हम अभी एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो उसके सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाती हैं। इसलिए इन चीजों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि वर्तमान सरकार सप्लाई साइड में यकीन करती है, सप्लाई साइड के रिफॉर्म करती है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी आगे बढ़ के वही बात बोल दी कि देखो भाई, सप्लाई साइड पे सरकार का बहुत ध्यान है, सप्लाई साइड के बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं। तो सवाल यह है कि ये सप्लाई साइड के रिफॉर्म होते क्या हैं। उसकी पूरी लिस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने दे दी। ये रही वो पूरी लिस्ट कि ये हमारे सप्लाई साइड के रिफॉर्म्स हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमांड साइड में आप लोगों को नौकरियां, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, फ्री फूड और वो सब देते हैं। वो भी कर रही है सरकार, ऐसा नहीं है, लेकिन जॉब जनरेशन का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है। एमएसएमई को वेज सब्सिडी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं डिमांड साइड नहीं है। सप्लाई साइड में सरकार बोलती है कि हमने 13-14 सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई है। तो ये एक आपूर्ति पक्ष का सुधार माना जाता है, समझ गए आप। और उसके बाद अलग सेक्टर्स में हमने प्रोसेसेस को हल्का किया, हमने एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट किया, हमने चीज़ों को सरल किया। जीपीएस का डेटा कोई भी यूज़ करके नए नए ऐप्स बना सकता है। तो हम सिस्टम को बदल रहे हैं जिससे देश आगे बढ़े। ये सप्लाई साइड की सोच होती है, समझ में आ गया आपको, और ये लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देती है। तो ये सारा कंपाइलेशन दोस्तों आपको यहां से मिलेगा। इज दिस क्लियर? कहीं कोई डाउट तो नहीं? उसके बाद टैक्सेशन पे बात करता है और सर्वे हमें बताता है कि भारत सरकार के लिए पिछले 18 महीने चमत्कारी रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, सरकार का टैक्स कलेक्शन अनाप शनाप बढ़ गया है। उसमें 5-6 कारण वो गिनाता है, जिसमें एक कारण है कि भाई कंप्लायंस पे बहुत जोर दिया गया है, पकड़ा गया है चोरों को। दूसरा, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के डेटाबेसेस को लिंक करके बहुत सारे होल्स को प्लग इन किया गया है, नीतियां बदली गई हैं। ऐसे अनेक कारण बताते हुए वो कहता है कि जीएसटी का कलेक्शन इसीलिए बहुत बढ़ गया, डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन बहुत बढ़ गया, प्लस हम जानते ही हैं कि सब्सिडी सरकार ने बहुत कम कर दी, खासतौर पर पेट्रोलियम की, क्योंकि 110 रुपए में सरकार पेट्रोल बेच पा रही है। तो पेट्रोल की सब्सिडी प्रैक्टिकली जीरो हो चुकी है भारत में। बाकी फूड और फ्यूल की, फूड फ्यूल फर्टिलाइजर में फूड और फर्टिलाइजर की काफ़ी बड़ी बनी हुई है, ऐसा आज के पहले कोई सरकार नहीं कर पाई थी। तो ये टैक्स कलेक्शन की बात है। और जीएसटी का कोविड के साथ क्या रिलेशन है
उसको भी ट्रैक करके बताने की कोशिश की है। जीएसटी का कलेक्शन कैसे मंथली एवरेज हर साल बढ़ता गया है, इसमें आपको एक मजे की बात बताता हूं। जब ये लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2017 को, तो पहले ही महीने से आइडियली जीएसटी का ढांचा ऐसा होना चाहिए था कि 1,20,000 करोड़ का कलेक्शन हर महीने पहले दिन से हो। लेकिन क्योंकि बैकएंड में 300 करोड़ इनवॉइसेस की मैचिंग मंथली होगी, वो वादा इन्फोसिस वाले कभी पूरा ही नहीं कर पाए, वो अभी हुआ है पूरा जाके 4 साल बाद। इसलिए वो इनिशियल फेजेस में बहुत पेन रहा सरकार के लिए भी, जीएसटी भरने वालों के लिए भी, जिसके चक्कर में आपको पता ही है एक्सपोर्ट सेक्टर में क्या हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। और स्ट्रीमलाइनिंग अभी भी चल रही है। भारत की 3F सब्सिडी, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, आप देख सकते हैं पेट्रोलियम सब्सिडी 0 हो चुकी है, 1,000 करोड़ कुछ नहीं होता। और फर्टिलाइजर और फूड 2 सब्सिडीज हैं, और ये सरकार का टोटल खर्चा है। पहले ये पेट्रोलियम सब्सिडी लाखों करोड़ों में जाती थी, सरकार ने उसके रेट इतने बढ़ा दिए कि वो सब्सिडी खत्म हो गई प्रैक्टिकली। ये है पूरी बात। इसके अपने इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट अलग हैं, लेकिन सरकार अपना फिस्कल कंसोलिडेशन करके निकल गई। ये बहुत अच्छा चार्ट है। ये चीजें आपको बजट पे नहीं मिलेंगी, ये सारा आपको इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट्स में मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो इतना बड़ा होता है सर्वे कि किसी भी नए स्टूडेंट को उसमें बहुत दिक्कत आती है। हमारे सभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को पावर पैक में हम सीए बूस्टर प्रीमियम में 2.5 घंटे के सेशन इस पे पढ़ाते हैं, बजट पे अलग और इकोनॉमिक सर्वे पे अलग। और वो जिसने कर लिया उसके बाद उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। तो ये सपोर्ट हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट को हम देते हैं। टैक्सेस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये बड़ा अच्छा रंग बिरंगा ग्राफ है। इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस किया था, हर साल यूज करता है, जिसमें वो सारा बताता है कि भैया किस प्रकार से जीएसटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस ऑन इनकम एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, जीडीपी का कितना प्रतिशत है, ऐसा पूरा ये बताता है। तो दिस गिव्स यू एन आइडिया ऑफ टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑल्सो। तो ये बहुत यूजफुल चार्ट है और ये पिछले 5 साल का कंपाइलेशन है। सेंटर का डेट टू जीडीपी रेशियो, प्यारे दोस्तों, सेंटर प्लस स्टेट इज इक्वल टू जनरल गवर्नमेंट। समझ गए? कमेंट थ्रेड में समझा दो हमको। सेंटर का डेट टू जीडीपी रेशियो, पब्लिक कर्जे से जीडीपी का रेशियो है 60%, स्टेट्स का हो गया 30%, तो भारत का हो गया 90%। ये जो 3 चार्ट मैंने यहां दिखाए हैं, ये बड़े खतरनाक चार्ट हैं बाबूजी, इनको अच्छे से पढ़ लेना। आज भारत का, सेंटर और स्टेट्स का, टोटल जनरल गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी रेशियो है 90। आ गई बात समझ में? तो 90% डेट टू जीडीपी है। यह बहुत बड़ा फिगर भारत के केस में नहीं माना जा रहा। मार्केट्स पैनिक नहीं होते, क्योंकि इंडिया इज अ यंग कंट्री, इंडिया इज अ बिग कंट्री। मार्केट ये सोचता है, मार्केट का मतलब है बॉन्ड मार्केट, डेट मार्केट, कि देखो इंडिया की कहानी में भी 10-20 साल तो हैं, 138 करोड़ का देश है, करोड़ों करोड़ों युवा हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। लोग कमाएंगे, टैक्स भरेंगे, सरकार टैक्स चुकाएगी, सो देयर इज नो पैनिक एट ऑल। आप समझ गए? ये है। लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा है और इसको कम होना बहुत जरूरी है, और वो एफआरबीएम में कहा भी गया है। उसके बाद भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छा इनपुट देता है और हमें बताता है कि ये साल भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए आशीर्वाद बन के आया। कैसे? पश्चिम से इतनी महंगाई कि जो 10 साल से हमारा वस्तु व्यापार $300 अरब पे फिक्स था, वो इस साल उछल के $400 अरब पे पहुंच जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई। ये ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए, अगले साल ये कम नहीं होना चाहिए। पीयूष गोयल कहते हैं कि हम 10 साल में चाहते हैं कि साल का हमारा एक्सपोर्ट भैया ये बढ़ता ही जाए, 1000 अरब डॉलर तक चला जाए। आपके मुंह में घी शक्कर, वैसा होगा तो देश का बहुत फायदा होगा। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, एक्सपोर्ट की टॉप कमोडिटीज, टॉप डेस्टिनेशन, टॉप ट्रेड पार्टनर्स और इंपोर्ट की टॉप कमोडिटीज और टॉप ट्रेड पार्टनर्स एक ही जगह लेटेस्ट डेटा कई सालों का मिल जाता है। वो मैंने यहां दिखाया है। तो ये अदरवाइज आपको डेटा इकट्ठा करने में कई दिन लग जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे की टीम आपके लिए डेटा एक ही जगह ले आती है, तो इस डेटा को अच्छे से पढ़ लेना, एक ही जगह सब मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्त? एग्री एक्सपोर्ट्स पे भी बात की और भारत का अलग अलग देशों के साथ क्या ट्रेड बैलेंस चल रहा है वो भी बताया। तो आपको पता ही है 2020 में चीन हमारा नंबर 1 ट्रेड पार्टनर था, 21 में अमेरिका वापस बन गया है और अमेरिका के साथ मर्चेंडाइज और सर्विसेज दोनों में सरप्लस है। चाइना के साथ हमारा मर्चेंडाइज में जबरदस्त माइनस है, यानी कि डेफिसिट है। हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट हमारे लिए आशीर्वाद का काम करते हैं।
हमारी आईटी इंडस्ट्री इतने डॉलर कमा के लाती है कि पूरा एक्सटर्नल सेक्टर का मैनेजमेंट सरकार के लिए बहुत आसान हो जाता है। अब भारत सरकार के दो तरह के कर्जे होते हैं, डोमेस्टिक डेट और एक्सटर्नल डेट। डोमेस्टिक डेट रुपए में होता है, उसको लेके कोई पैनिक नहीं, क्योंकि सरकार तो रुपए छाप सकती है ना। एक्सटर्नल डेट चिंता का विषय रहता है, क्योंकि सरकार डॉलर नहीं छाप सकती। कुल मिलाकर आज की तारीख में भारत का एक्सटर्नल डेट $593 बिलियन है, यानी 600 अरब डॉलर। समझ में आ गया? और हमारा जीडीपी है 3 ट्रिलियन और हमारे आरबीआई के पास रिजर्व्स हैं 650 अरब, इसलिए कोई पैनिक नहीं है कहीं भी। और ये जो 593 यानी 600 है, उसका ब्रेकअप यहां दिया है। इसमें सबसे बड़ा है हमारी कंपनियों की कमर्शियल बोरोइंग्स, जो आपको दिखेगी 218। तो हमारी कंपनियों ने विदेशों से बहुत डॉलर उठाए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था। अब जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये चुकाते भी जाएंगे, और इसके लिए आरबीआई से परमिशन लगती है। आ गया समझ में प्यारे दोस्तों? फिर उसके बाद वो मॉनेटरी पॉलिसी समझाता है। इतने खूबसूरत चार्ट्स हैं। यहां आपको रेपो रिवर्स रेपो दिखेगा कि आरबीआई बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, 8-10 बार से एमपीसी में कोई रिवीजन नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक्सक्यूज मी, आरबीआई को अपना पूरा सपोर्ट सरकार को देना है। एक्सक्यूज मी, आरबीआई कोविड के दौरान सरकार को एकोमोडेटिव स्टांस लेके चल रहा है। अब उस चक्कर में क्या हो रहा है कि सरकार को अकोमोडेट करने के चक्कर में सरकार का, देखिए, आरबीआई इज द डेट मैनेजर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इन्फ्लेशन मैनेजर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर 2 years, आरबीआई हैज डिसाइडेड टू रिमेन अ गुड डेट मैनेजर, नॉट अ गुड इन्फ्लेशन मैनेजर, विच इज एक्चुअली अ बैड आइडिया, क्योंकि कल को इन्फ्लेशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए स्ट्रक्चरल होने से। तो आरबीआई जो है वो अभी रेपो रिवर्स रेपो को टच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि वो नहीं करे, इजी लिक्विडिटी बनी रहे। हो सकता है अच्छी स्ट्रैटेजी हो। ये चीजें तो इतिहास में आगे जाके पीछे मुड़कर ही पता चलती हैं कि स्ट्रैटेजी सही थी या नहीं थी। जैसा डी सुब्बा राव एक बार बोले थे कि हमें ऐसा लगता है कि 2008, 9, 10 वाले फेज में मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन हमको थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए था। तो ये समय के साथ हाइंडसाइट में ही होता है। ये सारा आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा। ठीक है दोस्तों? इसी तरह हमारा बैंकिंग सेक्टर अब पहले से बेहतर है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, ये रेशियोज लगातार कम हो रहे हैं, जिससे बैंकिंग सेक्टर पर लोड कम हो रहा है। पैरेलल में आप डिजिटल रुपया भी लाने की बात कर रहे हो, तो उसका हमारे सेक्टर पे क्या असर होगा वो भी देखेंगे। फिर आरबीआई और सारा इन्फ्लेशन का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस इकोनॉमिक सर्वे देके बताता है कि ये इतने सारे मुद्रास्फीति के सूचकांक हैं और इन सब का कैसे कैलकुलेशन होता है, इनके रेट्स कैसे चल रहे हैं, ऊपर नीचे। जैसे हम जानते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स का एक इन्फ्लेशन, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति काफी बढ़ गई है पिछले समय में। लेकिन सरकार और आरबीआई चुप हैं, ये कहते हुए कि आरबीआई की फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग में 4 ± 2% के अंदर ही तो है कंज्यूमर, तो वो डब्ल्यूपीआई को इग्नोर करके चल रहे हैं। उसके अपने दूसरे परिणाम हो सकते हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज और नीति आयोग का एसडीजी डैशबोर्ड समझाता है अलग अलग चैप्टर्स में, और सब बताता है कौन सा स्टेट अच्छा कर रहा है, कैसा कर रहा है, कौन से एसडीजी इंडिकेटर पे हम कहाँ जा रहे हैं, इसका इकोनॉमी के साथ क्या लिंकेज है, कौन कौन सी हमारी स्कीमें चल रही हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का कई सालों का डेटा। मैंने कहा ना, ये चीजें नॉर्मली कहीं नहीं मिलती हैं। एक एक मंत्रालय की साइट पे जाओ, इकोनॉमिक सर्वे की टीम साल भर बैठ के ये मेहनत करती है, तो हम इनको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स के लिए लिखा जाता सर्वे कई बार मेरे को ऐसा लगता है। अब मुझे नहीं पता कि हमारे 750-800 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में कितने लोग इकोनॉमिक सर्वे वाकई में पढ़ते भी होंगे, लेकिन स्टूडेंट सारे पढ़ते हैं, तो थैंक यू इकोनॉमिक सर्वे। इंडिया के बहुत सारे चार्ट्स के साथ इसरो के डेटा के साथ मैपिंग करके इकोनॉमिक सर्वे बताने की कोशिश करता है कि कहाँ कहाँ भूजल का स्तर गिर गया, कहाँ कहाँ कौन सी फसलें उग रही हैं, दोनों में कोई कोरिलेशन है क्या है, ये सब इसमें बताया है। अब ऐसे चार्ट जब आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि सीधे पिछले 12 सालों का हमारा शेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड इट्स कंपोनेंट, अब आप देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीवीए, ये रहा मैन्युफैक्चरिंग, ये आड़ी वाली पट्टियां, ये ऑलमोस्ट 15% पे फिक्स है। आप देख रहे हो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ ही नहीं रहा था परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इसी वजह से नौकरियों की क्राइसिस है। तो जब आप ये देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रही है, एंड दिस इज इट। इसलिए ये चार्ट्स बहुत यूजफुल चार्ट्स हैं। प्यारे दोस्तों, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या चल रहा है इंडिया में, ये जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक नौकरियां भी नहीं बढ़ेंगी। सर्विसेज सेक्टर इज डूइंग फेयरली वेल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन, और सर्विसेज सेक्टर में भी इनविजिबल सेक्टर और बाकी के एक एक सेक्टर का पूरा अपडेट दिया है। भारत का शेयर
ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट में कितना हो गया वो बताता है कि 3.5% से ज़्यादा हो गया। उसी तरह मर्चेंडाइज ट्रेड में भी, और ये दोनों को मिला के हम 10% तक एक दिन पहुंच जाएंगे तो हम $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। ये सारा एनालिसिस ये यहाँ पे देता है। सबसे क्रूशियल चार्ट इकोनॉमिक सर्वे का जो मेरी पर्सनल नज़र से है वो ये है, सोशल सेक्टर में खर्चा कितना हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप यहां पाएंगे कितना एजुकेशन पे खर्च किया, कितना हेल्थ पे किया और कितना अन्य सामाजिक सेवाओं पे किया। तो इसके फिगर क्या बताता है? ये बोलता है कि भाई टोटल 19 लाख करोड़ खर्च किए 71 लाख के बजट में। इसमें स्टेट का बजट भी आ गया, ठीक है, केंद्र और स्टेट दोनों के बजट को मिला के 71 लाख करोड़ का बजट था। उसमें 19 लाख में से हेल्थ पे 6.9, एजुकेशन पे 6.9, हेल्थ पे 4.7 और अदर्स पे 7.3 लाख। और एज अ परसेंटेज टू जीडीपी एजुकेशन है 3.1%, हेल्थ है 2.1, अदर्स है 3.3। इन्हीं को बढ़ा के 5% करने की मांग रहती है, खासतौर पे 2 साल तक स्कूलों के बंद रहने के बाद। यह है सारी कहानी। आ गई बात समझ में? लेकिन इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने जो एक नया खेल खेला, सैटेलाइट तस्वीरों से बता रहे हैं कि 10 साल में मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाईवेज हो, लाइट हो, ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हो, कमर्शियल बैंक ब्रांचेस हो, नेट जोन एरिया हो, सभी में वो कहता है कि दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। तो ये था इकोनॉमिक सर्वे का एक ब्रीफ ओरिएंटेशन। आई होप आपको मजा आया। हमारे पावर पैक कोर्स के साथ जरूर जुड़िएगा। हम आपका स्वागत करते हैं। ज्वाइनिंग की लिंक नीचे दी है। साथ ही साथ मैं आपको फिर से याद दिला दूं प्यारे दोस्तों, माफी चाहता हूं, हमारी करियर चर्चा का अगला एपिसोड संडे को रिलीज हो जाएगा, तो कृपया उसे जरूर आप अटेंड कीजिएगा। पहला आपने देखा नहीं हो तो अभी कभी देख लें और अगले संडे अगले इंटरव्यू के लिए तैयार रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।